नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और हम अनुच्छेद संग्रह में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर हम जब इस वीडियो को देख रहे हैं या मैं जब बना रहा हूं तो 2024 लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं, तो उनसे जोड़ करके आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चुनावों के संबंध में जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं या राजनीतिक चीज़ें हैं उनको जोड़ें और जोड़ करके याद करने की कोशिश करें। फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम ज़्यादा कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस समय आपको शांति का समय है। ये एक तरह से देखें तो चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई सेना शांति काल में जितना पसीना बहाती है, उसे युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ता है या उसका रक्त बच जाता है। तो ये आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है और इस समय का आप सदुपयोग करें। वीडियो को पूरा देखें और साथियों को भी प्रेरित करें। तो हमने पिछले वीडियो में हमने विधायिका अर्थात भारत की संसद के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने वहाँ पर 79वें अनुच्छेद में संसद के बारे में पढ़ा था कि भारत की जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 80, 81 पढ़ लिए थे हमने, और 82वें अनुच्छेद में आज हम पढ़ेंगे कि जो लोकसभा है, सीटें हैं उसकी, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना जो कि 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, और उस 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना होती है उसके बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद 82 में बताया गया है। लेकिन इसके लिए संसद परिसीमन आयोग अर्थात राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करेगा। परिसीमन आयोग ही निश्चित करेगा लोकसभा क्षेत्रों को कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र किस क्षेत्र का होगा और कौन कौन सी जगह आएंगी उसमें। 83वां जो अनुच्छेद है हमें संसद सदनों की अवधि बताता है, अर्थात संसद सदनों की अवधि क्या होगी। तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है का विघटन नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, और उनका जो कार्यकाल है वैसे सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनकी जगह नए लोगों का, तुरंत नए सदस्यों का चुनाव करा लिया जाता है। तो इस तरह से राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, अर्थात एक समय में कभी भी उनके सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। चुनाव के 5 वर्ष के बाद, एक बार जब चुन लिए जाते हैं तो चुनने के 5 वर्ष बाद दोबारा से चुनाव होता है या उसका विघटन होता है। तो इस तरह से हमें देखते हैं 83 में संसद की सदनों की अवधि बताई गई है। इसकी तो स्थायी है और ये जो लोकसभा है 5 वर्ष की अवधि है। 84वां जो अनुच्छेद है संसद सदस्यों की अर्हता अर्थात योग्यता के बारे में बात करता है। भारत का नागरिक हो, सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी ये है कि लोकसभा 25 वर्ष लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। और ये 25 वर्ष की उम्र के बाद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। और अन्य में संसद विधि बनाएगी। इसके अलावा संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी योग्यताएं हमारी होनी चाहिए संसद सदस्य होने के लिए। 85वां अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा के अंडरलाइन करें। संसद के सत्र को राष्ट्रपति आहूत अर्थात बुलाएगा, और एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य में 6 माह से ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होगा। तो राष्ट्रपति आहूत अर्थात उसको बुलाता है। क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि संसद के सत्रों को बुलाता है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा, तो वहाँ पर आंसर होता है राष्ट्रपति, अर्थात बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। और अधिकतम अंतराल 6 माह होगा 2 सत्रों के या 2 बैठकों के बीच।
और सत्रावसान अर्थात सत्र का जो बैठक चल रही है, एक बैठक जो चल रही है उस बैठक को समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। और लोकसभा का विघटन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ये 85वां अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 86वां अनुच्छेद सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति को यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि वो सदनों में अपने विचारों को भेजे। तो उसको लिए वो क्या करेगा, संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से भेजेगा और या अभिभाषण करेगा। अब वो या तो दोनों में अलग अलग बोल सकता है या संयुक्त बैठक यदि चल रही हो तो संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित कर सकता है। ये हमारा 86वां अनुच्छेद बताता है हमें, और ये अधिकार है। ये बाकायदा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अभिभाषण करने का अधिकार कहाँ पर है, लोकसभा, राज्यसभा या संयुक्त, तीनों में है। इसको संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो संसद का तब भी। 87वां अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है कि प्रत्येक, ये विशेष का मतलब है कि ये तो उन्हें भाषण देना ही होगा या वो देंगे इस अभिभाषण को। प्रत्येक साधारण निर्वाचन अर्थात आम चुनाव, जैसे कि वर्तमान में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जो पृथक बैठक होगी उस पृथक बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण जरूर देंगे। अर्थात द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रथम बैठक में अभिभाषण देंगी। तो इसके अलावा वर्ष के प्रथम बैठक में भी अभिभाषण देने का विशेष प्रावधान किया गया है 87 अनुच्छेद के अनुसार। तो यहाँ से देखते हैं हम राष्ट्रपति के संबंध में ज़्यादा, पहले हमने राष्ट्रपति के संबंध में 52 से लेकर के हमने 62 में 61 में अनुच्छेद तक देखा, फिर उसके बाद 72 आ गया, फिर राष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पर चीज़ें आ गईं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के साथ इन्हें देखने की कोशिश करें आप कि राष्ट्रपति को ये विशेष अभिभाषण का या संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार है। अब इसके बाद जो आगे 88वां अनुच्छेद है आपका, ये प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताता है कि प्रत्येक मंत्री को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का, तो उसे लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह बोलने का और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसे ही महान्यायवादी जो कि उसका सदस्य नहीं होता लोकसभा का न राज्यसभा का, लेकिन फिर भी इसे दोनों सदनों में बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन यदि मत देने की जब उन्हें ज़रूरत होती है या जब मत देने की बात आती है तो उन्हें मत देने का अधिकार अपने ही सदन में होता है और महान्यायवादी को कहीं भी मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ये 88वां अनुच्छेद भी अति महत्वपूर्ण है। जब जटिल क्वेश्चन बनता है राजनीति विज्ञान में तो वहाँ पर इससे पूछा जाता है कि सदनों, संयुक्त बैठकों में बोलने का किस किस को अधिकार है, तो मंत्रियों को है और महान्यायवादी को है। ऐसा कौन सा वो होता है अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी सदन, लोकसभा या संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है, वो महान्यायवादी ही होता है। अब आगे यहाँ से 89 से लेकर के और यहाँ 92 में अनुच्छेद तक जो हमारे अनुच्छेद हैं ये राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में बताता है। राज्यसभा के अधिकारी अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधानों को बताएंगे और उसके अनुसार हम जानेंगे। इसके बाद जो 93 से लेकर के और ये है हमारे 96 तक, ये चार यहाँ पर ये अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 89 से लेकर के 96 तक जो भी अनुच्छेद हैं हमारे, वे सब, या ये कहें 97 तक, ये सब जो अनुच्छेद हैं संसद के अधिकारियों के बारे में हैं कि उन अधिकारियों को किस तरह से नियुक्ति होगी, उनका किस तरह से त्यागपत्र देंगे या किस तरह से उन्हें हटाया जाएगा। तो 89वां जो अनुच्छेद है
वो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति होगा। ये हालांकि ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बताया गया है और साथ में बताया गया है कि उपसभापति अपने सदस्यों में से स्वयं चुनेंगे। अर्थात राज्यसभा के सदस्य, सभापति तो पदेन होता है, लेकिन उपसभापति को अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं। 90वें अनुच्छेद में राज्यसभा के उपसभापति को बहुमत पारित कर संकल्प से हटाया जा सकेगा। उपसभापति को, यहाँ सभापति की बात नहीं हो रही है, उपसभापति को हटाने के लिए संकल्प पारित करना होगा राज्यसभा में, लेकिन उसके लिए शर्त है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ संकल्प लाया जा रहा है हटाने के लिए। इसके अलावा उनका पद रिक्त होने का दूसरा तरीका है त्यागपत्र। वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को, सॉरी, उपसभापति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 91वें अनुच्छेद में बताया गया है कि सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में अन्य सदस्य को राज्यसभा के सभापति बनाया जा सकेगा। तो जब सभापति भी नहीं हो और उपसभापति भी नहीं हो तो उस समय किसी अन्य सदस्य को सभापति या पद पर बैठाया जा सकेगा, जिससे कि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। 91वें अनुच्छेद के तहत 92वां अनुच्छेद सभापति और उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चलने पर यदि सभापति और उपसभापति के खिलाफ यदि कार्रवाई हो रही है, संकल्प पारित किया जा रहा है, तो उस समय वो पीठासीन नहीं होंगे। तो उस समय कौन पीठासीन होगा? 91वें अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, अर्थात सदस्य को पीठासीन चुना जाएगा उस समय। 93वां अनुच्छेद लोकसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनेगी। ठीक है, लोकसभा जैसे ही उनका चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। और 94वें अनुच्छेद में बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकेगा, अर्थात दोनों को ही बहुमत के संकल्प के द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है लोकसभा में। लेकिन उसके लिए भी वही शर्त है जो राज्यसभा के उपसभापति के लिए थी कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। या उनको दूसरा हटने का तरीका ये है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे दे। तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। ऑप्शन आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो वहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष को वो अपना त्याग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है। 95वें अनुच्छेद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अन्य सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। यदि अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति उस अन्य सदस्य को कर सकता है नियुक्त सभापति के रूप में, या फिर लोकसभा नियम बना लेगी और लोकसभा क्या करेगी? नियमों के अनुसार कोई सदस्य चुनेगी। 96वें अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर वे पीठासीन नहीं होंगे, अर्थात जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई चल रही है, संकल्प पारित किया जा रहा है, तो उस समय वो पीठासीन नहीं होंगे। तो ये 96वें अनुच्छेद में आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 89वां जो अनुच्छेद है वो 93वें अनुच्छेद से बिल्कुल मेल खाता है। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है और यहाँ लोकसभा की। और 90वां अनुच्छेद जो है बहुमत से पारित करके हटाने की बात करता है। ये हमारा 94वां अनुच्छेद बात उसी बात को कह रहा है। और 91वां अनुच्छेद 95वें अनुच्छेद वाले सेम बात कह रहा है और 92वां अनुच्छेद 96वें वाली बात को कह रहा है कि पीठासीन नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे
8 अनुच्छेद हैं और वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए हैं। पहले राज्यसभा की बात हो रही है और फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं ये। तो हमें यहाँ पे जान लेना है कि कौन किसको त्यागपत्र देता है। आगे चलते हैं। 17वें अनुच्छेद में बताया गया है कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष अर्थात राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन जो भत्ते हैं संसद नियत करेगी। संसद के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे और ये दूसरी अनुसूची में वर्णित किए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो 12 में से जो दूसरी अनुसूची है उनके अनुसार इनके वेतन भत्ते और पेंशनों का निर्धारण होता है। अंतिम यहाँ पर आज के वीडियो में हमारा 98वां अनुच्छेद है जो संसद के सचिवालय की बात करता है, जिसे संसद विधि के द्वारा एक सचिवालय बनाती है, कर्मचारियों को व्यवस्था करती है जिससे कि संसद के कार्रवाइयों को संपन्न किया जा सके। तो इस तरह से आज के हमारे वीडियो में 82 से लेकर के 98वें अनुच्छेद तक हमने आज जाना है। तो इन अनुच्छेदों को एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण था 83वां अनुच्छेद, जिसमें संसद की राज्यसभा कैसा है, अस्थायी सदन है। अस्थायी नहीं, स्थायी। राज्यसभा कैसा है, स्थायी। ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होता। और लोकसभा अस्थायी है जो कि 5 साल में विघटित हो जाता है। तो डीप क्वेश्चन कहीं कभी किए जा सकते हैं। और 5 वर्ष है और इनकी राज्यसभा के सदस्यों की 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखें 85वां अनुच्छेद, संसद के सत्रों को राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रों को समाप्त करने की घोषणा करता है और इसके अलावा लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। इसके बाद है हमारा 88वां अनुच्छेद, जिसमें कि प्रत्येक मंत्री के विशेषाधिकार और महान्यायवादी के विशेषाधिकार की बात की गई है कि वो किसी भी सदन का सदस्य हो दूसरे सदन में जाकर के कार्रवाइयों में भाग ले सकता है और महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। इसके बाद है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनको लोकसभा स्वयं अपने लोगों में, अपने सदस्यों में से ही चुनती है और वे दोनों इस्तीफा एक दूसरे को संबोधित करते हुए देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने आज इन चीज़ों के बारे में जाना है। दोस्तों ये बहुत ही इनमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनको एक बार आप देख करके नोट कर लें कुछ चीज़ों को, जिससे कि आपके स्मरण शक्ति में ये बनी रहें। इनको यदि आप देखते रहेंगे तो आपको ये याद रहेंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में, कंपटीशन लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं और यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी हम अनुच्छेदों से संबंधित करके हम अपनी राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं। आगे मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा जिसमें कि विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका के संबंध में एक साथ रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ हम कंटिन्यूअस अनुच्छेदों के साथ समझ रहे हैं। और उस अनुच्छेद जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों के पास ये पता होना चाहिए कि कितने अनुच्छेद हैं और कौन से अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है, और उसी से हमें दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, हम इन्हें सेलेक्ट करके पढ़ेंगे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।